डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो क्लास हमारी हिस्ट्री की चल रही है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। इसमें जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग्स है, जो सेंस है, वो लोगों में किस प्रकार आया, ऐसे कौन कौन से सिंबल्स थे, प्रिंट्स थे जिनके कारण नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो आई। तो हिस्ट्री एंड फिक्शंस के बारे में देखेंगे हम। हिस्ट्री एंड फिक्शंस से, फोकलोर एंड सॉन्ग से, पॉपुलर प्रिंट से एंड सिंबल से जो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का उदय हुआ, ये हम हमारी आज की क्लास में देखते हैं, चलते हैं, डिस्कस करते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव। तो ये फीलिंग्स लोगों में किस प्रकार आई वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। हमारे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये आपको पिक्चर बता रखी है, ये जो आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक एन अर्ली 20 सेंचुरी प्रिंट। ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट 20th सेंचुरी के शुरू की तस्वीर है। नोटिस इसको, आप देखो, नोटिस करो इसको। हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो तिलक जो यूनिटी के जो सिंबल्स है उनसे घिरे हुए हैं, यानी इनके चारों तरफ जो है यूनिटी के सिंबल्स हमको नजर आते हैं। बीच में तिलक खड़े हैं और इधर ये भारत माता है और ऊपर ये ताजमहल है, इधर ये चर्च है, इधर और ये दूसरी पिक्चर्स है। तो ये सराउंडेड है बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के सिंबल्स से ये सराउंडेड है। द सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स, जिसमें टेम्पल, चर्च, मस्जिद ये शामिल है। फ्रेम द सेंट्रल फिगर, चित्र के चारों तरफ विभिन्न धर्मों के जो पवित्र स्थान है, सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स, जिसमें टेम्पल, चर्च, मस्जिद ये चित्रित किए गए हैं। हम अगर इसको देखें तो ये सारे जो सिंबल्स है ये यूनिटी के सिंबल्स है और यूनिटी के सिंबल्स के द्वारा तिलक जो है वो सराउंडेड है। नेशनलिज्म स्प्रेड्स when people begin to believe that they are all parts of the same nation. नेशनलिज्म स्प्रेड्स, नेशनलिज्म की भावना तब स्प्रेड्स होती है when people begin to believe, जब लोग ये महसूस करने लगते हैं that they are all part of the same nation, कि वो एक ही राष्ट्र के पार्ट है, एक ही नेशन के वो पार्ट है। जब ये बिलीव करने लगते हैं तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो स्प्रेड्स होती है। बट लेकिन हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लेकिन वे एक दूसरे को यूनिटी के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा जो चीज है उसको वो ढूंढ लेते हैं। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, विभिन्न समुदायों, रीजन्स, क्षेत्रों, लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। तो किस प्रकार विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबंध अलग अलग जो कम्युनिटीज है उन्होंने सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित किया, वो हम देखते हैं। यानी जो विभिन्न
कम्युनिटीज थी उनके बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की फीलिंग्स किस प्रकार आई वो हम देखते हैं। This sense of collective belonging came partly through the experience of united struggles. कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की ये भावना आंशिक रूप से जो जॉइंट स्ट्रगल थे उनके चलते पैदा हुई थी। जो यूनाइटेड स्ट्रगल्स हुए थे उनके द्वारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की जो फीलिंग्स थी वो आई थी, यानी सामूहिक अपनेपन का जो भाव विकसित हुआ था वो यूनाइटेड स्ट्रगल से पैदा हुआ था, यानी संयुक्त संघर्षों के चलते ये भावना आई थी। कौन सी भावना? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना। बट देयर वर आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस through which nationalism captured people's imagination. But there were also a variety of cultural process. इसके अलावा बहुत सारी कल्चरल प्रोसेस थी जिनके द्वारा नेशनलिज्म लोगों की कल्पना और उनके दिलो दिमाग के ऊपर नेशनलिज्म छा गया था। हिस्ट्री एंड फिक्शंस, अब ऐसे कौन कौन से पार्ट थे जिनके द्वारा ये फीलिंग्स पैदा हुई? तो हिस्ट्री एंड फिक्शन, इतिहास और साहित्य, फोकलॉर एंड सॉन्ग्स, लोक कथाएं और गीत, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इसके अलावा चित्र और प्रतीक, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेशनलिज्म के मेकिंग में किन्होंने अपना योगदान किया था? हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलॉर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में। राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करने में या राष्ट्रवाद का जो सपना था उसको साकार करने में इस प्रकार के तत्वों ने, एलिमेंट्स ने योगदान दिया था। द आइडेंटिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की पहचान, एज यू नो सी चैप्टर 1, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में देखा था, is most often symbolized in a figure or image. सबसे ज्यादा किसी फिगर में राष्ट्र की पहचान को अंकित किया जाता है। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन जो है वो सिंबलाइज्ड किया जाता है इन अ फिगर और इमेज, यानी नेशन की आइडेंटिटी को सबसे ज्यादा फिगर और इमेज में सिंबलाइज्ड किया जाता है, उनमें अंकित किया जाता है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इससे लोगों को एक ऐसी छवि उनको मिलती है जिसके द्वारा वो नेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हेल्प मिलती है, क्रिएट एन इमेज, एक इमेज क्रिएट करने में हेल्प मिलती है, विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिससे लोग नेशंस को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट वॉज इन द 20th century, 20वीं सदी में, विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के विकास के साथ, with the growth of nation, that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो 20वीं सदी में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की इमेज का रूप लेने लगी थी। भारत की जो पहचान थी
वो भारत माता से थी। इमेज ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ भारत माता से इंडिया की आइडेंटिफाई होने लगी। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये जो भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इमेज वाज द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की जो पहली फिगर इमेज बनाई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इन द 1870s, 1870 के दशक में, ही रॉट वंदे मातरम, उन्होंने वंदे मातरम लिखा 1870s में। एज ए हाइमन टू द मदरलैंड, उन्होंने मातृभूमि की प्रस्तुति करने के लिए जो है वंदे मातरम उन्होंने लिखा था 1870s में। 1870s में ही रोट, ही का मतलब यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम क्यों लिखा था? मातृभूमि की स्तुति करने के लिए। वंदे मातरम एज ए हाईमन टू द मदरलैंड, मदरलैंड की हाईमन के लिए उन्होंने वंदे मातरम जो है लिखा था। लेटर, इसके बाद में, इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ, और बाद में इसे उन्होंने अपना उपन्यास था, नॉवेल था आनंद मठ, उसमें शामिल कर लिया। वंदे मातरम को बाद में इन्होंने आनंद मठ में इसको इंक्लूड कर लिया, जो नॉवेल था आनंद मठ। तो सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा था और बाद में इसको नॉवेल आनंद मठ में इसको इंक्लूडेड कर दिया गया। आनंद मठ में इसको जो है शामिल कर लिया गया। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और इस वंदे मातरम को वाइडली संग, बहुत अधिक गाया गया, खूब गाया गया। कहाँ गाया गया? द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसमें इस वंदे मातरम को वाइडली संग, बहुत खूब गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट्स, इसके बाद अवनिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, और इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। तो सबसे पहले जो भारत माता की छवि जो क्रिएटेड की थी वो तो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन इसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भी फेमस इमेज ऑफ भारत माता को पेंट किया था। सी फिगर 12 है, ये सी फिगर 12 है। फिगर 12 में हम भारत माता को देख सकते हैं। ये भारत माता का चित्र अवनिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में प्रिंट किया था। इसमें क्या लिख रखा देख लेते हैं। नोटिस, ध्यान से देखिए, दैट द मदर फिगर हियर इज शॉन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लॉथिंग। इसको हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो इमेज बताई गई है माँ की छवि, तो माँ की छवि क्या क्या दे रही है? डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग। ये छवि शिक्षा, भोजन, कपड़े दे रही है। शिक्षा, भोजन और कपड़े ये जो है हमको प्रदान कर रही है। तो इस छवि से, जो इस इमेज से जो हमको जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम नोटिस करें तो यहाँ दर्शाई गई माँ की जो छवि है वो लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग जो है वो दे रही है। द माला इन वन हैंड, एक हाथ में माला है
देख सकते हो आप, ये वाला, इस हाथ में माला है। द माला इन वन हैंड emphasizes हर एस्थेटिक क्वालिटी, जो माला है उसके सन्यासी गुण को बताती है। भारत माता का जो सन्यासी गुण है इस माला से प्रकट हो रहा है कि ये सन्यासीन है। तो इमेज का जो सन्यासी भाव है, एस्थेटिक क्वालिटी है, एस्थेटिक क्वालिटी हमको किससे पता पड़ती है? माला से। तो माला को हम देखते हैं तो इस फिगर में हमको एस्थेटिक क्वालिटी नजर आती है, यानी जो माला है वो एम्फेसिस करती है एस्थेटिक क्वालिटी को। Abanindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी इस प्रकार की चित्र शैली को विकसित करने का प्रयास किया, जिसे हम सच्चे अर्थों में इंडियंस मान सकते हैं, ट्रूली इंडियन मान सकते हैं। तो ये भारत माता का जो इसमें आया था, इसलिए हमने इसको थोड़ा क्लियर किया था। तो सबसे पहले भारत माता की जो छवि बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उसके बाद में इसके अवनींद्रनाथ जो टैगोर था उसने भी फेमस इमेज ऑफ भारत माता बनाया था। ये जो इमेज बनाई थी ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिन के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में इसको दर्शाया गया है। एक एस्थेटिक फिगर के रूप में इसको भारत माता को जो है वो पेंटिंग की गई है। सी इज काम। अब वो कैसी है? सी इज काम, बहुत शांत है, शांत है। इसके अलावा कंपोज्ड, गंभीर है, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, और देवी और आध्यात्मिक गुणों से ये परिपूर्ण है। आध्यात्मिक गुणों से युक्त ये दिखाई देती है, डिवाइन, देवी है, एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक क्वालिटी से ये परिपूर्ण दिखाई देती है। इस प्रकार इसको चित्रित किया गया। इन सबसिक्वेंटली ईयर्स, आगे चलकर बाद के वर्षों में, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा, subsequently years the image of भारत माता acquired many different forms, many different forms में इनको उतारा जाना लगा as it circulated in popular prints। और विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे, and was painted by different artists, जो विभिन्न आर्टिस्ट थे उनके द्वारा ये पॉपुलर प्रिंट्स जो है भारत माता की बनाई जाने लगी। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। तो ये भारत माता की छवि जो है वो विविध रूप में आने लगी, विविध रूप ये ग्रहण करने लगी, और devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आज तक प्रतीक भी माना जाने लगा। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने वाले जो मूवमेंट्स थे उनसे भी मजबूत हुआ। ये जो राष्ट्रवाद का जो विचार था, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड, किससे डेवलप हुआ? थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलॉर। भारतीय लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने वाले जो आंदोलन थे उनसे भी ये आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। इन लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में, इंडिया
nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured village to gather folk songs and legends. तो in late 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत में nationalists began recording folk tales sung by bards. जो राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भाटों, बार्ड्स और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली जो लोक कथाएं थी, उनको रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने नेशनलिस्ट ने क्या किया? जो बार्ड्स के द्वारा जो फोक टेल्स गाई जाती थी, उनको रिकॉर्डिंग करना उन्होंने चालू कर दिया। और द ट्यूर्ड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, और इसके अलावा जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव में भी वो घूमने लगे। जो बिलीव्ड थी, जो टेल्स थे, उनको गैदर करने के लिए वो जो है गांवों में ट्यूर करने लगे। These tales, the believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside force. These tales, ये लोकगीत और बिलीव, जो जनश्रुतियां थी, बिलीव का मतलब gave a true picture of traditional culture. ये लोकगीत और ये जो जनश्रुतियां थी, इनको इकट्ठा करने के लिए वो गांव-गांव में जाते थे और उनका मानना था कि ये जो कहानियां हैं हमारी उस परंपरागत संस्कृति की एक सच्ची पिक्चर पेश करती है। डैमेज ट्रेडिशनल कल्चर की जो पिक्चर है, ट्रू पिक्चर, वो टेल्स और जो बिलीव्स है वो ये पेश करती है, जिनका क्या हुआ था? दैट हैड बीन करप्टेड, जो बाहरी ताकतों के द्वारा करप्टेड कर दी गई थी, भ्रष्ट कर दी गई थी, एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस, और जो आउटसाइड फोर्सेस थी उनके द्वारा ये दूषित हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। जो टेल्स थी, जो बिलीव थे, वो किनके द्वारा डैमेज हो गए थे, किनके द्वारा करप्टेड हो गए थे? आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा। इनके द्वारा वो डैमेज हो चुके थे। इट वाज essential to preserve this folk tradition in order to disorder one's national identity and restore a sense of pride in one's past. अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक संस्कृति को बचाना जरूरी था। ये जो लोक संस्कृति थी, ये इसेंशियल थी टू प्रिजर्व। इसको प्रिजर्व रखने के लिए जो है ये आवश्यक था। जो फोक ट्रेडिशंस थी उसको बचाए रखना जो है एसेंशियल था। इन बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led to the movement for folk revival. इन बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ, खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया था? began collecting ballads, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। उन्होंने भी कलेक्टिंग किया था। किसका कलेक्टिंग किया था? लोक गाथा, बाल गीत, और जो मिथक थे उनको भी खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उनका कलेक्शन किया था। एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल, और उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले मूवमेंट्स का लीडरशिप किया था। किस प्रकार किया था इसको भी हम देख लेते हैं।
ये आपको फिगर 13 दिखाई दे रही है। फिगर 13 में जवाहरलाल नेहरू है पॉपुलर प्रिंट, जवाहरलाल नेहरू का एक पॉपुलर प्रिंट बताया गया है। नेहरू इज हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। इस फिगर में JL नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मैप ऑफ इंडिया और एक भारत माता, दोनों को, ये दोनों की जो इमेज है वो होल्डिंग करते हुए ये दिखाए गए हैं। इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स ऑफ भारत माता। राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए बहुत सारे चित्रों में बताया गया है। द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वाज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, बहुत महत्वपूर्ण था। इन मद्रास में क्या हुआ था और वो हम देखते हैं। इन मद्रास नटेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales जिसका नेम था द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकलन 4 खंडों में उन्होंने प्रकाशित किया था। 4 वॉल्यूम में एक प्रिंट उन्होंने निकाला था, एक विशाल संकलन उन्होंने किया था जिसका नेम क्या था, द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया। इसके नाम से उन्होंने संकलन किया था। ही बिलीव्ड द फोकलॉर वाज नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि फोकलॉर जो है वो राष्ट्रीय साहित्य होती है, नेशनल लिटरेचर होती है। फोकलॉर क्या होती है, उनका ये मानना था। ही बिलीव्ड दैट फोकलॉर वाज नेशनल लिटरेचर। फोकलॉर जो होती थी वो नेशनल लिटरेचर होती थी। इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लोगों के असली विचारों, ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशंस ऑफ पीपल्स, ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। ये लोगों की रियल थॉट्स होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है? द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशंस। लोगों के जो असली विचार है और जो विशिष्टताएं हैं उनकी ये सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास थी, हमारा जो टॉपिक था द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो सेंस है, जो फीलिंग्स है, वो लोगों में किस प्रकार आ रही थी, किन किन फैक्टर्स की वजह से जो है, कौन कौन से ऐसे सिंबल थे, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे, हिस्ट्री एंड फिक्शंस है, फोकलॉर एंड सॉन्ग्स है, पॉपुलर प्रिंट्स है, सिंबल्स है। इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उसका राइज करने में इस प्रकार के तत्वों ने जो है वो इम्पोर्टेंट रोल किया। इसी टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।